जब हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई, जो कि देश में हिंदी का काम करने वाली सबसे पुरानी संस्था है। अब पत्रिकाएं आती है तो पत्नी उठा के, मेरे दोस्त प्रभाकर चौबे कहा करते थे कि अब आती है पत्रिका तो पत्नी कहती लो आ गई तुम्हारी पत्रिका। पहली बात तो यह है कि मैं साहित्यिक पुरस्कारों के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। दोस्तों, एक बात बता दूं कि एक मुलाकात के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं देशबंधु के प्रधान संपादक और अध्यक्ष ललित सुरजन जी। देशबंधु मीडिया समूह आप जानते ही हैं, और जिसका डीवी लाइव जिस पे आप प्रोग्राम देख रहे हैं। ललित सुरजन जी के बारे में आप जानते हैं कि वो सामाजिक साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा पत्रकारिता तो उनका है ही। शुरुआत का अगर आप पहला एपिसोड देखेंगे तो पूरा परिचय आप पाएंगे इसमें। लेकिन प्रगतिशील लेखक संघ के बारे में हमने पूरी जानकारी इनसे हासिल की। बहुत सारे इनके जो अनुभव हैं वो हमने इनसे प्राप्त किए। अब बात कर रहे हैं साहित्यिक गतिविधियों से ही पर ही आधारित एक दूसरा संगठन है हिंदी साहित्य सम्मेलन, जिसमें जो छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन है उसके अध्यक्ष भी हैं ललित जी। तो उस पर पूरी की पूरी जानकारी हम इस एपिसोड में प्राप्त करेंगे, जानेंगे। तो ललित जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद। और ये जानना चाहूँगा कि आप छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। 1972 से आप जुड़े हुए हैं इस सम्मेलन के साथ में। इससे पहले जो अविभाजित मध्य प्रदेश था, 1972 की बात कर रहा हूं तो ऑफ कोर्स है कि अविभाजित मध्य प्रदेश के ज़माने की मैं बात कर रहा हूं, तब से आप जुड़े हुए हैं। इस सम्मेलन का, प्रदेश साहित्य सम्मेलन जो है, उसका उद्देश्य क्या है? राजीव, ये कहानी शुरू होती है वैसे सन 1910 में, जब हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई, जो कि देश में हिंदी का काम करने वाली सबसे पुरानी संस्था है। और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन हो या छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन हो या अन्य राज्यों के सम्मेलन हो, सब के सब प्रयाग के सम्मेलन से संबद्ध हैं। एक वो औपचारिकता है, यद्यपि सब अपना अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। और उस सम्मेलन की अपने समय में एक बहुत बड़ी गरिमा थी। आज भी उसके राष्ट्रीय स्तर पर अधिवेशन वगैरह होते हैं, उसकी जानकारी कभी अलग से बात करेंगे जी। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करने के पहले, और चूंकि 1972 का भी जिक्र आया, तो मैं मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात करूंगा। और मैं ये बताना चाहूँगा, कुछ एक थोड़ा सा मन में एक कहना चाहिए कि एक संचार होता है इस तरह का, सोचता हूँ मैं कि अपने बचपन में मैंने दो किताबों की तो मुझे बिल्कुल याद है। एक किताब थी शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल की जीवनी तो कम थी, लेकिन मध्य प्रदेश के, और जो पुराना मध्य प्रदेश था, सीपी एंड बरार, और उसका जो सांस्कृतिक वैभव था, उसको लेकर उसमें बहुत ही सुंदर, सटीक, खोजपूर्ण आलेख थे। और वो किताब आज भी एक मानक के रूप में, तो ऐसा अभिनंदन ग्रंथ आज तक दूसरा नहीं निकला। और दूसरी किताब थी नक्षत्र, जिसमें वही जो सीपी एवं बरार का जो पुराना जो मध्य प्रदेश था, उसके कवियों की कविताएं संकलित थीं। ये दोनों पुस्तकें बाबूजी के पास लाइब्रेरी में थीं, और अपने बाल्यावस्था में ही इन पुस्तकों के माध्यम से सम्मेलन से मेरा परिचय हुआ। नागपुर में सम्मेलन का अपना एक भवन भी था। खैर, फिर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, नया मध्य प्रदेश बन गया, भोपाल राजधानी आ गई। तो वहाँ 1958 में, 1 नवंबर 1958 को मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन हुआ, जिसके लिए मुख्य अतिथि के रूप में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं आए थे। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो बाद में राष्ट्रपति बने, वो स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। बाबूजी स्वागत समिति के मंत्री थे। और विधानसभा के अध्यक्ष कुंजीलाल जी दुबे, उन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू मुख्यमंत्री थे। भोपाल की सदर मंजिल में ये कार्यक्रम हुआ था, और उसकी बड़ी चर्चा हुई, और आने वाले दिनों तक, लंबे समय तक चर्चा होती रही। और ये पहला मौका था जब पंडित नेहरू को मैंने बहुत नज़दीक से देखा था। तो वो एक स्फुरन उसका होता है। ये बात खैर ख़त्म होती है। सम्मेलन की गतिविधियाँ चलती रहीं, और बाबूजी उसमें चूँकि जुड़े हुए थे, और
तो उसके जो कार्यक्रम वगैरह जबलपुर में होते थे या ग्वालियर में होते थे तो कभी कभार मैं भी जाता था, एक मौका मिलता था। लेकिन फिर बाद में 1972 में जो राजनांदगांव में सम्मेलन हुआ, पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र जो कि मानस मर्मज्ञ माने जाते थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्ति भी उनका बहुत सम्मान करते थे, तो वहाँ पे जो राजनांदगांव में सम्मेलन हुआ वो एक अद्भुत सम्मेलन था जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों ने बड़ी भागीदारी की थी। और वहाँ से सम्मेलन से मेरी एक तरह से मेरा जुड़ना शुरू हुआ एक नए सिरे से नहीं, मतलब एक शुरुआत हुई मेरी उस पर जुड़ने की। और फिर उस सम्मेलन के तुरंत बाद ही कुछ समय बाद ये हुआ कि बाबूजी आगामी सम्मेलन के पहले उसके अध्यक्ष चुन लिए गए और विदिशा में जो अधिवेशन हुआ जिसमें बाबू जगजीवन राम जी उसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। और मुझे आज भी याद है, जगजीवन राम जी इतने विद्वान थे और उनका भाषण आज भी कानों में गूंजता है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हिंदी जो है वो गंगा है और जिस तरह से गंगा में छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती जाती हैं उसी तरह हिंदी में भी और छोटी छोटी भाषाएं मिलती जाती हैं, झरने नए नए झरने छोटी नदियाँ इस तरह मिलती हैं और उस तरह भाषा का स्वरूप विकसित होते चलता है। और कोई भी भाषा इसी तरह से आगे बढ़ती है और हिंदी को भी इसी तरह से उदार भाव से आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बड़ा कार्यक्रम था, छत्तीसगढ़ से हम करीब करीब 100 लोग उस पर भाग लेने गए थे। वहाँ से लगातार मैं जुड़ा रहा। तो मैंने जो समझा भाई, सम्मेलन जो 1910 से लेके और 1972 और 76 और आज तक की बात करूं तो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य तो हिंदी भाषा और साहित्य का उन्नयन और विकास, और उसके लिए तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन, लोगों को उसे जोड़ना, साहित्यकारों को जोड़ना, साहित्यकारों के लिए कार्यक्रम करना, भाषा और साहित्य पर जो शोध हो सकता है वो शोध करना, पुस्तकें प्रकाशित करना, पत्रिकाएं प्रकाशित करना और मिलने जुलने के अवसर प्रदान करना लेखकों को। और ये सारे काम तो सम्मेलन में होते रहे। मैं समझता हूँ कि बाबूजी के अध्यक्ष बनने के बाद एक जो बड़ा काम हुआ और जिसको हमने छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में जिस चीज़ को जोड़ा वो ये था कि सम्मेलन के माध्यम से मतलब लेखकों को जनता के पास जाना चाहिए, वो कैसे हो उसको लेकर हमने और ज़्यादा कार्यक्रम वगैरह बनाना शुरू किए। मैं एक बात और इस बारे में कहना चाहूँगा कि जब तक बाबूजी सम्मेलन में थे, अध्यक्ष थे, और तो मेरी भूमिका एक पर्दे के पीछे एक सहयोगी के रूप में होती थी कि कहीं भी कुछ भी करना है तो तैयारी ये वो उसमें। लेकिन एक बार एक प्रस्ताव आ गया कि ललित को महासचिव बना देना चाहिए, महामंत्री। तो मैंने बहुत विनम्रतापूर्वक मना कर दिया कि बाबूजी जब तक अध्यक्ष हैं, मतलब मेरे किसी में उस तरह की कोई बात उठती नहीं है भाई, क्यों उठना चाहिए। तो वो नहीं हुआ। बाबूजी के स्वर्गवास के बाद फिर मुझे उन्होंने कहा कि अब तो तुमको आना चाहिए, तो फिर मैं उपाध्यक्ष के रूप में प्रबंधकारिणी समिति में शामिल हुआ। नया राज्य जब बना 2000 में तो छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन बन गया और फिर उसकी गतिविधियाँ चल रही हैं जी, और उसके आप अध्यक्ष उसका चल रहा है। एक लंबा समय गुजर गया ललित जी, 48 साल, अगर 72 से देखें तो 2020 में हम हैं, 48 साल मतलब आधी सेंचुरी कह सकते हैं लगभग बिल्कुल पार कर लिए। आखिर कौन सा आकर्षण है कि आप सम्मेलन की गतिविधियों के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके कारण आप सम्मेलन के साथ, मतलब एक जो बातें आपसे होती रहती हैं उस आधार पे तो यही कहा जा सकता है कि आप बिल्कुल सम्मेलन के साथ जीते हैं। मैं पता नहीं, जो 2-3 साल पहले तुमने एक साक्षात्कार लिया था, भेंट हुई थी, उसमें मैंने ये बात कही थी कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा याद आता है कि कलकत्ते में, आजकल कोलकाता है, वहाँ पर विजय शंकर पांडे नाम के युवा पत्रकार ने, जनसत्ता में काम करते थे, मेरा एक साक्षात्कार लिया था। मैं कलकत्ता गया हुआ था और उसमें मैंने उनसे ये कहा था कि साहित्य जो है वो विलंबित पत्रकारिता है और पत्रकारिता जो है वो तत्काल लिखा गया साहित्य है। और इस मायने में कि साहित्य में आपको जीवन के और अपने समय के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आप कोई भी अच्छा उपन्यास, कोई कविता, तो आप
उसको अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो अपने उस समय को जान सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि पत्रकारिता और साहित्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और लिखने पढ़ने में रुचि रही है, बचपन से किताबें पढ़ते रहा हूँ, सब राह रुचि रही है, लेकिन और अच्छा लगता है भाई इधर उधर की जो फालतू बातों के बजाय अगर आप साहित्यकारों के साथ बैठे हुए हैं, एक अच्छी कविता सुन रहे हैं, कहानियों पर चर्चा हो रही है, निबंधों पर चर्चा हो रही है, बड़े लेखकों पर आप बात कर रहे हैं, आधुनिक प्रवृत्तियों पर बात कर रहे हैं, देश और समाज की परिस्थितियों पर चर्चा हो रही है, तो वो जो एक सुचिंतित और तार्किक चर्चाएं होती हैं, उसका अवसर मिलना तो सम्मेलन में आने का एक बड़ा आकर्षण तो ये अपने आप बन जाता है भाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी से एक सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, चूँकि आप दोनों जगह आपका वो रहा, सम्मेलन की कई गतिविधियों में आप उसके साथ रहे, कोई ऐसी गतिविधियां जो हैं इनमें से इस दौरान जो 48 साल का जो समय गुजरा है? मैं दोनों को थोड़ा अलग अलग करके बताऊंगा। मध्य प्रदेश में एक तो ये हुआ कि सम्मेलन बहुत व्यवस्थित हो गया। सम्मेलन का एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बाबूजी ने खड़ा किया, और उसमें यानी वो इतना अच्छा पुस्तकालय बना कि भोपाल विश्वविद्यालय ने उस पुस्तकालय को शोध केंद्र के रूप में मान्यता दे दी कि हिंदी साहित्य पर अगर आपको शोध करना है तो आप मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के पुस्तकालय में बैठ के और शोध कर सकते हैं। ये मान्यता मिली उस समय। समाचार विचार सेवा करके विचार आलेख सेवा नाम से एक फीचर सेवा भी शुरू की, जिसमें लेखकों ने समसामयिक विषयों पर लेख लिखना शुरू किया और वो जगह जगह पर जाने लगे, अखबारों में प्रकाशित होने लगे। सम्मेलन के अधिवेशन नियमित रूप से होने लगे, उनमें भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति होने लगी, वो जुड़ाव बना। लेकिन उससे बढ़ के जो काम हुआ कि कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध, इन सब पर बाबूजी के मार्गदर्शन में एक एक हफ्ते के रचना शिविर हुए, और उसमें बड़े बड़े लेखक देश के आए जिन्होंने युवा लेखकों का मार्गदर्शन किया, और उसमें से इतने युवा लेखक निकले हैं आज भी, जो काफ़ी लोग हैं जो उससे निकल कर आए हैं, और कहानीकार, कवि, और वो आज भी कहते हैं कि हम तो सम्मेलन के कारण बने हैं। वहाँ पर एक तरह से कहना चाहिए कि उनका विकास हुआ। तो ये बहुत बड़ा काम था। एक एक हफ्ते के शिविर आयोजित करना सरल तो नहीं था, लेकिन ये काम हुआ। ये तो अब हम छत्तीसगढ़ पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने विशेष ध्यान इस बात का रखा कि हमको जनता के बीच जाना चाहिए। तो हमारी सामान्य गतिविधियां तो चलती रहती हैं, गोष्ठियां होती हैं, लेखक मित्र आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, कविता पाठ हो रहा है, कहानी पाठ हो रहा है, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन 2-3 कार्यक्रम जो हमने किए, और मैं कहूँगा कि ये अभिनव या नवाचारी कार्यक्रम हैं। एक हमने उसमें किया अतिथि लेखक योजना। आप किसी भी अच्छे लेखक को, मध्य प्रदेश के लेखक को आप अगर छत्तीसगढ़ बुला रहे हैं, या इलाहाबाद वगैरह तक भी 500-700 किलोमीटर, तो हम मार्गवे देंगे, और आप अपने गांव में बुलाइए। 3 दिन 4 दिन वो हमारे लेखक मित्र वहाँ रहें। आप उनको ठहराने की व्यवस्था कीजिए, भोजन की व्यवस्था कीजिए, स्कूल में ले जाइए, कॉलेज में ले जाइए, रचना पाठ करवाइए, आसपास कोई नदी, तालाब, झरना हो, मंदिर कोई हो, वो दिखाने ले जाइए, कोई ऐतिहासिक स्थल है। तो इस तरह से एक उत्साह का संचार होगा। एक तो ये कार्यक्रम किया, वो बहुत ज़्यादा नहीं चला, थोड़ा बहुत चलता रहता है। दूसरा एक हमने जो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का एक कार्यक्रम चलता था पाठक मंच का, हमको लगा कि हमको भी ये पाठक मंच यहाँ करना चाहिए। तो हमने अपने साधनों से पाठक मंच की स्थापना की। आज भी हमारे 34-35 पाठक मंच चल रहे हैं। उनमें 2 पाठक मंच सिर्फ गृहिणियों के हैं, यानी, और उसमें हम 2 किताबें भेजते हैं। उन किताबों को वो लोग पढ़ते हैं आपस में, और पढ़कर उन पर चर्चा करते हैं, फिर रिपोर्ट भेजते हैं। तो जो सदस्य उसके होते हैं पाठक मंच के 12 सदस्य। अब वो नियम बना के रखा है कि जितने भी हों 12 से ज़्यादा सदस्य नहीं, ताकि आप आराम से बैठ के पढ़ें और बातचीत करें। तो एक वो कार्यक्रम हमारा चल रहा है। कभी कोई पाठक मंच अच्छा काम करता है, कभी कोई धीमा पड़ जाता है, ये तो हमेशा होता ही रहता है। लेकिन इनके बाद के 3 कार्यक्रमों की मैं चर्चा करूँगा। एक तो गीत यामिनी 12 फरवरी की रात, यानी भारत कोकिला सरोजनी नायडू के जन्मदिन की पूर्व संध्या, उस पर हम पहले तो रायपुर, बिलासपुर,
थोड़े बड़े नगरों में ही जाते थे, लेकिन पिछले 6-7 साल से हम गांवों में जा रहे हैं, खैरागढ़ ब्लॉक के गांवों में। और वहाँ पर हमारे मित्र हैं, वो हाँ बता रहा हूँ कि खैरागढ़ में हमारा जो पाठक मंच है उसके संयोजक हैं डॉक्टर प्रशांत झा, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने कहा कि चलो गांव की ओर, एक नारा दिया, हमको कहा कि भैया जी हम ये करना चाहते हैं। मैंने कहा करिए। तो अब उसमें हम गांव में जाते हैं और हमारे कवि मित्र साथ में, गीतकार, कवि नहीं गीतकार मित्र जाते हैं, और 7-8 कवि जाते हैं, और शाम को 7:30 बजे के करीब कार्यक्रम शुरू होता है, रात के 12 बजे तक कार्यक्रम चलता है, और 1-1 हज़ार लोग, 1200 लोग, 1500 लोग, आसपास के गांव के लोग भी आ जाते हैं। और आते हैं उस गांव में उस दिन टीवी नहीं चलता रात को, और सब बैठ के सुनते हैं। कोई अपने घर की छत पे बैठ के सुन रहा है जहाँ पे पक्के मकान हैं, कोई बैलगाड़ी के ऊपर बैठ के सुन रहा है, वो कोई पास में चबूतरा है तो वहाँ बैठ के सुन रहा है बाइक पर। और इतना सुंदर कार्यक्रम, और लोग कहते हैं कि साहब इस तरह का कार्यक्रम तो हमने कभी देखा नहीं। तो ये जो फूहड़ कवि सम्मेलन जिनको हम देख रहे हैं, जो हास्य रस के नाम पे और राजनीति वगैरह पर फालतू बातें करना और गाली गलौज और महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी, कविताएं, और उसको समझते हैं कि वो सब बंद होके, और एक कि जो सुरुचिपूर्ण रचनाएं हैं वो आम जनता तक पहुंचना चाहिए। और उसमें महिलाओं की भागीदारी भी आप देखेंगे, मैं फ़ोटो अगर दिखाऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा। तो एक तो ये कार्यक्रम है जो पिछले 7 साल से, तो प्रशांत झा और उनके साथ हमारे सम्मेलन के वरिष्ठ साथी हैं डॉक्टर गोरेलाल चंदेल, जो कि हिंदी के विभागाध्यक्ष थे खैरागढ़ का जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है उसमें, वहाँ से सेवानिवृत्त भी हो गए। तो ये इन दोनों साथियों के साथ, इनके साथ फिर खैरागढ़ के हमारे और बाकी साथी, तो आसपास के तमाम गाँव के लोग, जैसे एक कौन सा गाँव है वहाँ पर कार्यक्रम हुआ, तो फिर एक बिरेझर गाँव के लोग आ गए, बोले अगले साल आप हमारे गांव में करिए। अगले साल उनके गांव में गए तो भारी बरसात, एकाएक बरसात होने लगी फरवरी में, और उसमें बरसते पानी में वो कार्यक्रम हो रहा है। कैसे हुआ? और फिर रात को बढ़िया जो छत्तीसगढ़ी भोजन होता है, अरे उसका जो स्वाद है, गर्मा गर्म भात, अरे गाँव वही लोग करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ जाते हैं, और हमारे कवि मित्र भी कोई पारिश्रमिक वगैरह नहीं लेते हमसे, उनको सिर्फ मार्गदर्शन देते हैं बस। तो ये कार्यक्रम है। ये तो इससे भी बड़ा एक कार्यक्रम है, और वो है प्रेमचंद जयंती। प्रेमचंद जयंती के बारे में मुझे ये कहते हुए खुशी है कि आज छत्तीसगढ़ में जिस लेवल पर, जिस स्तर पे प्रेमचंद जयंती मनाई जा रही है, वो देश में शायद और कहीं नहीं मनाई जाती। और अगर इसका श्रेय आप छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य सम्मेलन को देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने कोशिश की कि जैसे किसी शाला में हम प्रेमचंद जयंती मना रहे हैं, तो वहाँ पर अध्यापक तो और विद्यार्थी तो ठीक हैं, उस मोहल्ले के लोग, वार्ड के मेंबर, और भी जो लोग हैं आसपास के, अगर आसपास में पुलिस थाना है तो इंस्पेक्टर साहब भी आ जाएं, वो भी सुन लें भाई प्रेमचंद की कहानी कुछ न। और गांवों में फिर ये जो कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें भी हमारे खैरागढ़ के साथियों ने ही पहल की, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 6 साल पहले उन्होंने करीब 300 गाँवों में कार्यक्रम किया। एक जगह पर कुल 6 लोग थे, एक कंप्यूटर सेंटर में कुल 6 लोग, लेकिन एक जगह पे 400 लोग थे। और हम क्या करते हैं कि रचना भेज देते हैं, 4-5 रचनाएं भेज देते हैं, उनको कहते हैं आप एक रचना छांट लीजिए और उसका सार्वजनिक पाठ कीजिए। तो उस सार्वजनिक पाठ को मैं, और उस पर फिर लोग अपनी राय देते हैं। तो प्रेमचंद की किसी कहानी पर चर्चा कर रहे हैं तो उस पर से फिर ये हो रहा है कि अरे हाँ, किसानों की हालत तो आज भी वही है, खेती की हालत तो आज भी, किसान की दुर्दशा, और ये तमाम फिर उनके वो भावनाएं निकल के आती हैं। फिर उनको मालूम पड़ता है कि वाकई प्रेमचंद कितने बड़े लेखक थे और आज भी उनका हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो इस तरह लगातार पिछले साल करीब 700 गाँव में कार्यक्रम हुआ ये, और इस साल इस तमाम ये सब हो जाने के बावजूद कोविड समय में भी कम से कम 250 जगह पर, और उन लोगों ने के दौरान सिर्फ और सिर्फ प्रेमचंद की जो हम प्रेमचंद की, और अब हम धीरे धीरे हमने कुछ ज्ञान मित्र तैयार किए हैं जिनको हमने कहानियों पर हम उनका प्रशिक्षण कर रहे हैं कि प्रेमचंद के अलावा अभी और भी पढ़िएगा, बातचीत कीजिएगा। तो धीरे धीरे हमारी कोशिश है, और हम चाहते ये हैं, और हमने ये प्रस्ताव हम दे रहे हैं, और आपके माध्यम से मैं आपके जो साहित्य में रुचि रखने वाले जो दर्शक हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि प्रेमचंद क्लब बनाइए अपने यहाँ, उसमें प्रेमचंद की कहानियों पर चर्चा कीजिए, फिर धीरे धीरे और कहानियोंकारों पर बात कीजिएगा, यशपाल पर कीजिएगा, मार्कंडेय पे कीजिएगा, आप
पंडित सुदर्शन की कहानियाँ पढ़िएगा। कहानी पढ़ते पढ़ते आपका मन होता है तो आप कविताएं भी पढ़िएगा। आप फिल्मों पर चर्चा करना चाहते हैं तो वो भी करिए, लेकिन हमारा कहना है कि हम एक विचारहीन समय में जी रहे हैं, उसमें वैचारिकी ही हमको जीवित रख सकती है। हम मुर्दों की तरह जी रहे हैं। हमको अगर सच में जीना है तो हमको विचारों को जागृत रखना पड़ेगा, जीवित रखना पड़ेगा, और उसमें प्रेमचंद हमारे बहुत बड़े मददगार हो सकते हैं। उनकी भाषा की सरलता, उनके विषयों का अनूठापन, उनकी जो गहरी पैठ है, समाज मनोविज्ञान को उन्होंने जिस तरह समझा है, तो कहने की बात नहीं है कि प्रेमचंद से बड़ा कोई लेखक तो हमारे पास है नहीं। तो हम उनको लेके अगर चलें और प्रेमचंद क्लब अगर बन जाएं देश भर में, तो आप देखिएगा कि क्या माहौल बनता है। तो ये तो गीत यामिनी और प्रेमचंद जयंती पे ये 2 अलग अलग कार्यक्रमों की आपने जिक्र किया। इसके अलावा भी कोई हाँ, मैं एक दो बातें और करना चाहूँगा। एक हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया है पीढ़ियों के अंतर को पाटता साहित्य, तो उसमें कविता और कहानी, हम उसमें अच्छे कवियों के नाम चुनते हैं, समकालीन कवियों के भी, कुछ पहले से लेके और अब तक के, कुछ कहानीकारों के नाम चुनते हैं। हम महाविद्यालयों में हमारे जो साथी अध्यापक हैं उनको हम कहते हैं कि आपके महाविद्यालय से एक छात्र और एक छात्रा को चुनिए और इनकी एक कहानी या एक कविता जो हमने दिया इसमें से आप चुन लीजिए और उनको तैयार करवाइए, और फिर आप रायपुर आइए। मतलब कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम करते हैं रायपुर में, तो वो कहानी और कविता का चयन करते हैं। बच्चों को वो एक एक कहानी और एक एक कविता तैयार करवाते हैं, फिर उसका पाठ कैसे हो इस पर ध्यान देते हैं। तो लाइब्रेरी में किताब रखी है, उसकी धूल छटती है। हमारे मित्र जो हैं वो एक बार फिर उस रचना को पढ़ते हैं, तो उस रचना का मर्म क्या है वो बच्चों को समझाते हैं। फिर आते हैं रायपुर में साहित्य प्रेमी पाठकों के सामने, मतलब उनका पाठ होता है, बच्चों को शाबाशी मिलती है, पाठकों को लगता है कि यार आज एक अच्छी कविता सुनी, एक अच्छी 10 अच्छी कहानियाँ सुन ली, 20 अच्छी कविताएँ आज सुनने को मिल गई। तो एक कार्यक्रम तो हमारा भाई इस तरह का ये चल रहा है। हम युवा रचना शिविर भी कर रहे हैं। अब तक हम 4 युवा रचना शिविर कर चुके हैं और उसमें युवाओं को जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। लेकिन मैं भूल ना जाऊँ, मैं पूछने वाला भी था कि युवाओं को जोड़ने के लिए क्या, तो उसमें हम युवाओं को लगातार जोड़ रहे हैं और खूब नए नए लेखक आ रहे हैं और वो जुड़ रहे हैं और अच्छे तो पता चल जाता है धीरे धीरे करके। बहुत अच्छे आदिवासी अंचल में, नक्सल इलाके में कहीं पर कोई युवा अध्यापक है जो दैनिक वेतन भोगी अध्यापक, जो आजकल जिनको पंचायत अध्यापक वगैरह बोला जाता है, वो हैं। ऐसे कितने लोग आ गए। मैं भूल नहीं जाऊँ, मैं एक बात का जिक्र और करना चाहता हूँ जी, कि मध्य प्रदेश जो पुराना CP एंड बरार, मध्य प्रांत एवं बरार हिंदी साहित्य सम्मेलन का पहला अधिवेशन 30 मार्च 1918 को रायपुर में हुआ था और बैरिस्टर प्यारेलाल मिश्र सागर, वो उसकी अध्यक्षता करने के लिए सागर से आए थे। वो पंडित रविशंकर शुक्ला के समकालीन रहे होंगे, जो भी होगा, लेकिन वो बैरिस्टर थे, उनका बहुत ज़्यादा परिचय नहीं मालूम मुझे, लेकिन वो आए थे। ये जानकारी हमको मिली तो हमने 29 और 30 मार्च, ये कहाँ आए थे? रायपुर में सम्मेलन। तो हमने कहा हाँ 1918, तो 2018 में हमने तय किया कि हम भी एक शताब्दी अधिवेशन करेंगे और उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ, अकोला तक से, अकोला, अमरावती, नागपुर तक से लेखक साथी लोग आए और वो 2 दिन का कार्यक्रम किया हमने 29 और 30 मार्च को। 29 मार्च को संयोग से बाबूजी का जन्मदिन भी था और 30 मार्च, तो 2 दिन का इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ। और मैं समझता हूँ कि ऐसा अधिवेशन तो शायद बहुत अच्छा ही था, मैं यही कहूँगा, ज़्यादा क्या बोलना। मैं बीच में थोड़ा दर्शकों को बता दूं, ललित जी बाबूजी का जिक्र कर रहे हैं। मैं बता दूं, बाबूजी श्री मायाराम सुरजन जी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो ललित जी के पिताजी हैं और देशबंधु पत्र समूह जो है इसके संस्थापक संपादक रहे, और उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं जिनका जन्मदिन जो है वो 29 मार्च को आता है। जी, तो ये कार्यक्रम हुआ। तो इस तरह हम लगातार नई पीढ़ी को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूर दराज तक जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि महिलाओं के पाठक मंच, गृहिणियाँ, कि वो रचनाएं पढ़ें आपस में। तो यानी साहित्य का अर्थ ये तो नहीं है ना कि सिर्फ उसको पुरुष पढ़े,
देखो भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक समय जो पत्र पत्रिकाएं निकलती थीं, तो वो पत्रिकाएं जो खास करके जो आती थीं तो घर में आती थी, तो एक छीना झपटी मच जाती थी। माँ कहती थी कि मैं इसको पहले पढ़ूंगी, पिताजी कहते थे मैं पढ़ूंगा, भैया कहता था मैं पढ़ूंगा, और बहन कहती थी मैं पढ़ूंगी। अब पत्रिकाएं आती है तो पत्नी उठा के, मेरे दोस्त प्रभाकर चौबे कहा करते थे कि अब आती है पत्रिका तो पत्नी कहती लो आ गई तुम्हारी पत्रिका। मतलब साहित्यिक से लोग विमुख हो रहे हैं। तो आज के समय में बहुत आवश्यक हो गया है कि साहित्य से लोगों को जोड़ा जाए, और उसके लिए जो भी प्रयत्न हो सकते हैं करना चाहिए। मैं एक बात और शायद मुझे करना चाहिए जी। सम्मेलन के जो पुरस्कार और सम्मान, जी उस पर भी आऊँगा, लेकिन उससे अच्छा। पहले मैं ये चाहता हूँ जानना कि किन किन भाषाओं में सम्मेलन काम करता हाँ है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल आपने उठाया है। और साहित्य की बात हो रही है। हाँ हाँ, हिंदी मेरे जब पता नहीं क्यों ये हमने जो छत्तीसगढ़ में जो किया जी। कि हिंदी, उर्दू और छत्तीसगढ़ी, हम इन तीनों भाषाओं के उन्नयन की बात करते हैं, और उनके लिए लगातार हम जो भी कार्यक्रम करने की कोशिश करते हैं उसमें सबको जोड़ते भी हैं। जैसे उर्दू में गज़ल पर हमने पूरा एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी किया। तो अब जब हिंदी गज़ल आप कह रहे हैं तो क्यों नहीं होना चाहिए कार्यक्रम, लेकिन उर्दू भाषा भी, और हिंदी और उर्दू दोनों जो हैं, उनको कोई बहन बोले जो भी बोले, लेकिन दोनों भाषाएं एक साथ चलना चाहिए। और इस दिशा में प्रमोद वर्मा जी ने रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर में, और प्रोफेसर कांति कुमार ने आजकल हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, सागर विश्वविद्यालय, उसमें प्रयत्न किया था कि जब आप हिंदी में एमए की कक्षाओं में आप तुलसीदास को पढ़ा रहे हैं, सूरदास को पढ़ा रहे हैं, तो गालिब को पढ़ाने में क्या दिक्कत है। तो गालिब को, मीर को, इन्होंने शुरुआत की थी, और मैं उस बात से सहमत हूँ कि हमको अपनी भाषा को भी लोकप्रिय बनाने के लिए, और उर्दू एक बहुत ही अच्छी भाषा है जिसका भी उन्नयन, और छत्तीसगढ़ी तो निश्चित रूप से, क्योंकि आप रायपुर में शहर से 10 किलोमीटर बाहर निकल जाइए और आप पाएंगे, गांव में चले जाइए तो हिंदी लोग समझ लेते हैं, लेकिन संवाद जो होता है, बातचीत जो होती है आपस में, वो छत्तीसगढ़ी में होती है। तो एक जनपदीय भाषा है, तो उस भाषा का अपना वैभव है। छत्तीसगढ़ में कुछ बोलियां भी हैं, जैसे हल्बी है, गोंडी है, सरगुजिया है, ये तमाम जो बोलियां हैं, बिल्कुल। क्या इन सब पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, या आने वाले समय में इस पर कोई योजना है? ये आपका सोचना बिल्कुल सही है। इस दिशा में हम लोगों ने काम नहीं किया है, लेकिन ये है, मतलब विचारणीय विषय है, और इस पर हम साथियों के साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि हल्बी, गोंडी, भत्री, इन सब का भी अब विकास हो रहा है। इनमें साहित्य लिखा जा रहा है, इनमें पाठ्य पुस्तकें लिखी जा रही हैं, जो छत्तीसगढ़ में जो प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य वहाँ साक्षरता अभियान के अंतर्गत जो राज्य संसाधन केंद्र है, उसने इस दिशा में बहुत प्रयत्न भी किए थे। तो ये सचमुच अच्छा सुझाव है आपका, और हम कोशिश करेंगे, अपने साथियों से बात करेंगे कि इनको भी जोड़ा जाए। एक सवाल ये है कि आप लोग पुरस्कार भी देते हैं, जो पुरस्कार की आप चर्चा भी करना चाह भी रहे थे, और ये सवाल मैं पहले से पूछने के लिए सोचा भी था। तो जो पुरस्कार वितरण करते हैं, तो उसमें रचनाकारों को ऑफ कोर्स उसमें आप सम्मानित करते हैं, तो सम्मानित करने का जो 2-3 चीज़ें उसमें आती हैं। एक तो ये है कि जूरी, मतलब रचनाकारों का चयन कैसे करते हैं पुरस्कार के लिए, चयन की प्रक्रिया क्या है, उसके बाद जूरी के सदस्य कौन होते हैं, और ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार की जो राशि या जो भी है उसका वहन कौन करता है? बहुत जी। पहली बात तो ये है कि मैं साहित्यिक पुरस्कारों के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हिंदी में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, हिंदी में क्या, यानी भारत रत्न तक को लेकर हमारे यहाँ जिस तरह की छीछा लेदर होती है, तो उसको लगता है कि भाई कोई भी पुरस्कार जो, तो क्या होता है कि पुरस्कार सम्मान वगैरह देने में एक जो वस्तुपरक सोच की बजाय व्यक्तिपरक सोच कई बार हावी हो जाती है, यानी पक्षपात की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। वो पक्षपात जाने में भी हो सकता है और अनजाने में भी हो सकता है। तो इससे अच्छा कि क्यों बहस हो, क्यों लोग मतलब फालतू बातें करें, इससे अच्छा पुरस्कार दो ही मत। लेकिन फिर हमारे साथियों ने कहा कि भाई मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन में इतने पुरस्कार दिए जाते हैं,
देश भर में और संस्थाएं दे रही हैं, तो ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो मुझे भी एक जनतांत्रिक प्रक्रिया में अपने साथियों के सामने झुकना पड़ा। मैंने कहा भाई ठीक है करो। तो फिर हम लोगों ने 3 पुरस्कार पहले स्थापित किए। एक मायाराम सुरजन स्मृति लोक चेतना अलंकरण, दूसरा जो हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं महेंद्र मिश्र, उन्होंने किया सप्तपर्णी सम्मान, उसमें नाम किसी का नहीं दिया उन्होंने। तीसरा राजनारायण मिश्र पुनर्नवा पुरस्कार 3। इस साल एक चौथा पुरस्कार हमने और जोड़ा है भगवान सिंह ठाकुर एडवोकेट, उनकी स्मृति में। और ये गैर रचनात्मक विधाओं पर, यानी जो समाजशास्त्री लेखन है या कविता कहानी से अलग जो लेखन हो रहा है उसके लिए ये सम्मान इस साल शुरू किया। पुरस्कार की राशि बहुत अधिक। थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूँगा। 4 पुरस्कारों की 4 कैटेगरी है, 4 अलग अलग नामों के साथ में जुड़े हुए पुरस्कार हैं। पहला तो बाबूजी के नाम से है, वो दर्शकों को मैं बता चुका हूँ, लेकिन जो बाकी 3 नाम हैं, इन तीनों नामों का जरा परिचय। मैं उनका भी 3 नहीं, बाकी 2 नाम हैं। 2 नाम जी। तो राजनारायण मिश्र तो एक जाने माने पत्रकार थे, अच्छे कहानी लेखक थे, कवि थे। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी प्रारंभिक कविताओं को सुधारने का काम भी उन्होंने किया। पत्रकारिता में भी मेरे गुरु थे। और भगवान सिंह ठाकुर एडवोकेट हमारे साथ सारी गतिविधियों में जुड़े हुए थे, वो भी एक बड़े भाई की तरह थे। तो ये जो तीनों पुरस्कार हैं, बाबूजी वाला, राजनारायण जी मिश्र वाला और ठाकुर साहब वाला, ये तीनों पुरस्कारों की जो राशि जो है ये सुरजन परिवार के द्वारा दी गई है। और फिक्स डिपॉजिट वगैरह जैसा प्रक्रिया होती है। और पुरस्कारों की राशि बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, जूरी जो होती है तो हम अपने साथियों में से ही, मतलब छत्तीसगढ़ के ही रचनाकारों में से एक जूरी बनाते हैं और वो चली आ रही जूरी। और जूरी का जो निर्णय है वो अंतिम होता है, उसमें कोई संशोधन नहीं होता। और मुझे ये बतलाते हुए खुशी है कि 6 साल में हमारे पहले 3 सम्मान, चौथा इस साल दिया, किसी भी सम्मान को लेकर किसी भी तरह का अपवाद विवाद, कोई स्थिति ऐसी नहीं बनी। लोगों को लगा कि हाँ, ये सही लोगों को ये सम्मान दिए गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमारी जूरी के जो सदस्य हैं वे बहुत ही वस्तुनिष्ठ होकर पुरस्कारों का, मतलब उनका चयन करते हैं। अब एक बात ये बता दूं कि जो मायाराम सुरजन लोक चेतना अलंकरण है वो जो 70 वर्ष क्या 75 वर्ष से अधिक आयु के जो रचनाकार हैं, जिनका पूरा जीवन साहित्य सेवा में, लेकिन साहित्य सृजन के साथ साथ जिन्होंने जनता के बीच में साहित्य को ले जाने का काम किया है और जो कहा कि एक वैचारिक चेतना उत्पन्न करने का काम किया है, ये उन लोगों का चयन इसमें किया जाता है। एक जो मतलब सीनियर मोस्ट जो सीनियर। और सप्तपर्णी सम्मान जो है, सप्तपर्णी सम्मान हम 70 वर्ष की आयु तक के, 60 से लेकर 70 आयु तक के ऐसे रचनाकारों को देते हैं जिनके का समग्र अवदान आप जिसको आप देख सकते हैं कि भाई बहुत अच्छा इनका लेखन का अवदान जो है बहुत ही अच्छा है, तो उनको देते हैं। पुनर्नवा पुरस्कार, भाषाई बंधन भी है उसमें? नहीं, उसमें हिंदी, छत्तीसगढ़ी, उर्दू तीनों का कोई बंधन नहीं थी। और जो पुनर्नवा पुरस्कार है वो 45 वर्ष की आयु तक के उनके लेखकों को दिया जाता है। पहले हम विधा के हिसाब से भी दे रहे थे और ये कि कोई प्रकाशित कृति, फिर आजकल पुस्तकों का प्रकाशन वगैरह बहुत ही झमेले वाला काम है, तो हम पूरा उनका देखकर कि भाई हाँ ये इन लोगों को मिलना। पांडुलिपि भी है तो पांडुलिपि भी है, मतलब लेकिन हमारे साथी लोग जगह जगह से बता देते हैं और अनुशंसाएं भेज देते हैं उसके, और सब जानते भी हैं। और जो चौथा अभी जो मैं शुरू किया है तो ये इसमें ना कोई आयु का बंधन भी नहीं है, लेकिन जो कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक से अलग हटकर जो समसामयिक विषयों पर चिंतन कर रहे हैं, वो चाहे इतिहास पर हो, भूगोल पर हो, राजनीति पर हो, समाजशास्त्र पर हो। क्योंकि आप अगर याद करेंगे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका सरस्वती वो सिर्फ कविता कहानी की पत्रिका नहीं थी, उसमें विज्ञान पर भी रचनाएं छपती थी, विज्ञान संबंधी लेख छपते थे। स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब हवाई जहाज़ उड़ना शुरू हुए तो उस पर उन्होंने पूरा विमान यात्रा पर उन्होंने लेख लिखा
और जो सरस्वती में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो अब जब आप जा रहे हैं तो विमान में परिचारिका आती है और आपके सब को भोजन अपनी मुस्कान के साथ में भोजन परोसती है वगैरह वगैरह। तो यानी ये कि नई नई खोजों को लेकर, नई नई बातों को लेकर, तो इसी तरह हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो दो बहुत बड़े लेखक थे, और जैसे माधवराव जी सप्रे जिन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र निकाला था 1901 में, और कर्मवीर जिन्होंने निकाला था माखनलाल चतुर्वेदी ने उनके साथ काम किया था, वो मावली प्रसाद श्रीवास्तव, इन तमाम लोगों ने इस तरह से मतलब लेख लिखे हैं तमाम विषयों पर। माधवराव सप्रे का निबंध है हड़ताल पर, कि मजदूर हड़ताल क्यों करते हैं 1907 में। ये तो कहने का आशय है कि इस तरह का जो लेखन कर रहे हैं उनको भी सम्मान, उनकी भी पहचान समाज में बनना चाहिए। ये जी है। जी। तो ओवरऑल जो सम्मेलन की गतिविधियों के बारे में आपने बताया ललित जी, एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि नए रचनाकारों को तो जोड़ने की बात भी आपने बताई कि हाँ कैसे हम जोड़ते हैं। जो सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं थोड़ा इस पे आना चाहता हूँ कि चूँकि पहले का ज़माना अलग था, अपनी गतिविधियों को लोगों तक पहुँचाने के लिए अखबार और जो माध्यम होते थे, रेडियो, उसके द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा हम पहुँचाते थे। आप अपनी गतिविधियों को क्या सोशल मीडिया से जोड़ के आपने रखा है? एक जो फेसबुक पर हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का खाता है, और उसमें 450-500 लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं जी। हमारे सदस्यों के अलावा बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, और वो अपनी रचनाएं भी भेजते हैं, हम उनकी रचनाएं छाप भी उसमें मतलब तो उसको स्वीकृत भी कर लेते हैं कि भाई ठीक है। पुस्तकों पर चर्चा हमारे साथी लोग करते हैं, किसी पढ़ी हुई पुस्तक की समीक्षा आ रही है, किसी रचनाकार के बारे में कोई बात आ रही है। और यह है कि हाँ, जो सिर्फ जो प्रचार प्रेमी जो लेखक होते हैं बहुत सारे, कि कुछ भी लिखा और भेज दिया, उनको हम लोग रोक देते हैं। कोशिश हमारी होती है कि अच्छी रचनाएं उसके माध्यम से भी लोगों तक पहुँचे, और हमारे अपना संवाद तो चलता ही रहता है। एक बात ये मैं बता दूं कि वैसे तो वो हमारे प्रदेश का मामला है, लेकिन हमने दूसरे प्रदेशों के भी लेखकों को, मतलब ये है कि भाई हमको लगता है कि आप हमारे साथ मिलकर जी साहित्य को समाज तक पहुंचाने के उपक्रम में भागीदारी करना चाहते हैं। आपकी बातों से, आपके विचारों से अगर ऐसा लगता है तो फिर हम ऐसे लोगों को भी सदस्य अपना बना लेते हैं। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन चूँकि हमारी एक कहना चाहिए कि पितृ संस्था है, तो उससे भी हमारा जुड़ाव बना हुआ है कि भाई वो लोग भी अपनी सूचनाएं हमारे इस पर डाल सकते हैं। और लेकिन एक है कि जो प्रयाग का जो सम्मेलन है, उसने अभी तक इस तरह का कोई प्रयत्न नहीं किया जी। और मुझे लगता है कि सम्मेलन से एक सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन, छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य सम्मेलन, तो ऐसे दूसरे अन्य राज्यों में भी साहित्य सम्मेलन तो हैं। अखिल भारतीय स्तर पे क्या ये कार्यक्रम कभी आयोजित होता है जिसमें हर राज्य के जो सम्मेलन के लोग इकट्ठा होते हैं? ये एक मार्च के पहले फरवरी मार्च में एक राष्ट्रीय सम्मेलन जैसा हमारा अधिवेशन होता है 3 दिन का जी। और उसमें एक दिन साहित्य पर बात होती है, एक दिन भाषा पर बात होती है, एक दिन समाजशास्त्र पर बात होती है जी। तो ये चला आ रहा है, और उसमें आते हैं लोग, तरह तरह काफ़ी लोग उसमें आते रहे हैं, और उसमें साहित्य मंत्री के पद पर हमारे जैसे अच्छे साहित्यकार लोग साथी उसमें रहे हैं। और लेकिन जिसको आज आप कहेंगे कि टेक सेवी, तो वो अभी नहीं हुए हैं। तो वहाँ पर जो हमारे अध्यक्ष जी हैं और महामंत्री जी हैं, उन तक मैं ये निवेदन पहुँचाऊँगा कि भाई आप भी सोशल मीडिया पर आइए, ताकि और दूसरे प्रदेशों के लोग भी जुड़ सकें, राजस्थान के, हरियाणा के, पंजाब के। और जब सम्मेलन होता है तब आप देखिए कर्नाटक से चले आ रहे हैं, तमिलनाडु से चले आ रहे हैं हिंदी में काम करने वाले लोग, और महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये असम, इन ऐसी जगहों से उड़ीसा, बंगाल, सब मतलब गैर हिंदी प्रदेशों से भी अच्छी खासी संख्या में साथी लोग इकट्ठे होते हैं। उनमें वहाँ यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं, जाने माने, और लेखक भी कई बार होते हैं।
और ये सम्मेलन जहाँ पर होते हैं वहाँ पर उस भाषा के लोगों को जोड़ने की कोशिश भी होती है कि द्वारका में सम्मेलन हुआ तो गुजरात के लोगों को बुला लो भाई, शिलोंग में हुआ तो या गुवाहाटी में हुआ तो असमिया के लोगों को बुला लो, शिलोंग में हुआ तो उत्तर पूर्व की बाकी भाषाओं के लोगों को भी बुला लो, पुरी में हुआ तो उड़िया वाले लोग भी आ जाएं। तो उसमें एक तो पर्यटन भी हो जाता है थोड़ा, बिल्कुल जाते हैं भाई आप पुरी गए हैं तो समुद्र तट भी देख लो, जगन्नाथ जी के मंदिर में भी चले जाओ, और कविता कहानी। अभी पिछला सम्मेलन जो हुआ वो कौसानी में कहीं मतलब नहीं सोलन में हुआ शायद, तो उसमें गए थे हमारे ऐसे 10-12 लोग गए थे जी। तो फिर उसके बाद में लोग हिमाचल प्रदेश घूमते रहे, मतलब सम्मेलन खत्म हुआ फिर लोग घूमने निकल गए कि भाई चलो यहाँ तक आई गए, अब 2-4-5 दिन और जी। तो ये भी क्या सम्मेलन अपनी गतिविधियों पर आधारित कोई पत्रिका का प्रकाशन भी करता है? नहीं कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो एक बहुत अच्छी पत्रिका निकलती थी विवरणिका, और विवरणिका अभी शायद नहीं निकल रही पर बहुत अच्छी निकलती थी, और उसमें पूरे प्रदेश की गतिविधियां प्रकाशित होती थीं। और हम लोगों ने अभी तक ऐसा प्रयत्न नहीं किया, लेकिन हाँ पुस्तक प्रकाशन की दिशा में ज़रूर हमने थोड़ा प्रयत्न किया। और ये संयोग है, अच्छा ये भी एक विचित्र संयोग है जी कि जब मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन में बाबूजी ने पुस्तक प्रकाशन के बारे में सोचा तो जो सबसे पहली पुस्तक छापी गई वो थी रोशनी का घोषणा पत्र, जिसके रचयिता थे नारायण लाल परमार, धमतरी। जब प्रगतिशील लेखक संघ में छत्तीसगढ़ में हमने किताब प्रकाशन के बारे में सोचा, जिसके बारे में मैं आपको पिछली वार्ता में बता रहा था, तो भगवती सेन का छत्तीसगढ़ी रचनाकार नदिया मरे प्यास जी, वो भी धमतरी के। और ये जो सम्मेलन में हमने जो पहली किताब छापी छत्तीसगढ़ में वो थी बूढ़ी औरत बारिश में, कविता और गज़ल, रचनाकार मुकीम भारती, अब स्वर्गीय, हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, वो भी धमतरी के। तो धमतरी जैसे छोटे शहर में इतनी मतलब हिंदी साहित्य की प्रतिभाएं थीं, और भी लोग रहे हैं। और अभी मैं बता दूं धमतरी जो है वो रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है वहाँ से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पे है। छोटा सा शहर है लेकिन रचनाकार काफ़ी हैं। अगर आप वहाँ जाएंगे तो हर दूसरा घर जो है तीसरा घर वहाँ रचनाकारों का है। और मुझे भी कई बार मौका मिला है वहाँ जाने का, और देखता हूँ मैं कहीं ना कहीं। और एक शहर और भी है जिसके बारे में मैं चाहूँगा कि ललित जी उसके बारे में बताएं, क्योंकि एक बार मैं गया वहाँ, ये है सरगुजा, अंबिकापुर। अंबिकापुर में गया, होटल में ठहरा था और सुबह 4 बजे पहुंचा, और लगभग 7 बजे का वक्त होगा कि लगभग 8-10 लोग आ गए और साहित्य पर चर्चा के लिए आए, क्योंकि देशबंधु का संपादक आया हुआ है तो साहित्य पर चर्चा होनी है। तो ये जो साहित्य है वो सरगुजा उत्तरी पार्ट है, ऊपर वाला जो भाग है छत्तीसगढ़ का वो एरिया है, और वहाँ का मुख्यालय अंबिकापुर है। और धमतरी तो बिल्कुल बगल में है रायपुर से। नहीं तो अंबिकापुर में जो हमारे युवा साथी थे अब तो सब बूढ़े भी होने आ रहे हैं, लेकिन अंबिकापुर में भी एक माहौल लगातार बना हुआ है। और आप देखिए कि हमारे साथी वेद प्रकाश अग्रवाल जो सम्मेलन के उपाध्यक्ष भी हैं और छत्तीसगढ़ प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष रहे, वो भागदौड़ बहुत करते हैं। उनके दूसरे साथी हैं प्रितपाल सिंह जो कि इप्टा से जुड़े हुए हैं, और लगातार वो सोशल मीडिया पर उनकी ऐसी सक्रियता है कि पूछिए मत। विजय गुप्त जो कि साम्य पत्रिका निकाल के जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति हासिल की, और फिर और पत्रिकाएं निकली वहाँ से, परस्पर, लॉ, और 1-2 पत्रिकाएं, नाम याद नहीं आ रहे हैं मुझको, लेकिन वहाँ पर अच्छे गीतकार आपको मिलेंगे, अच्छे समीक्षक आपको वहाँ पर हैं। वहाँ पर कविताएं बहुत अच्छी लिखी जा रही हैं, कहानियाँ लिखी जा रही हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों के बीच जाकर और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। हमारी एक साथी हैं वरिष्ठ वहाँ पर, आशा शर्मा, वो अभी उपाध्यक्ष हैं हमारी, तो वेद प्रकाश अग्रवाल संरक्षक मंडल में आ गए हैं जी। तो आशा जी जो हैं वो बच्चों के लिए नाटक की कार्यशाला आयोजित करती हैं। उन लोग बच्चों को खुद लिखती हैं, कहानियों को नाटक में परिवर्तित करती हैं या खुद नाटक लिखती हैं, और बड़े पैमाने पिछले कई साल से वो इस काम को करती चली आ रही हैं। कॉलेज में प्रोफेसर थी, रिटायर हो गई, लेकिन इस काम में वो लगी हुई है। तो ऐसे हमारे
सरगुजा में। और लेकिन अब तुम ये मेरे ऊपर पक्षपात का आरोप नहीं लगना चाहिए जी। लेकिन सरगुजा के साथ साथ रायगढ़ में, कोरबा में, बिलासपुर में, राजनांदगांव तो एक समय इतना बड़ा केंद्र था साहित्य का कि पूछे ही क्या। और दुर्ग में, भिलाई में हर भाषा के लेखक हैं, हर भाषा के। बंगला के लेखक और पत्रिकाएं निकल रही हैं, अनुवाद बंगला, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती और पंजाबी, इन भाषाओं में पत्रिकाएं निकल रही हैं वहाँ पे। तो इधर धमतरी, जगदलपुर जी, हाँ, जहाँ से शानी निकले, जगदलपुर से धनंजय वर्मा निकले वहाँ से, तो लाला जगदलपुरी। तो छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर साहित्य का माहौल बहुत पहले से एक वैसा माहौल बना रहा है और आज भी वो बना हुआ है। बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं और हम सबके साथ सहयोग करने की छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन, जहाँ पर भी ये बात होती है कि हमें जनता के बीच जाना चाहिए और वहाँ पर हम लोगों के साथ बराबर सहयोग करने की कोशिश करते हैं। हमारे अपने साथियों में भी कुछ बहुत अच्छे लेखक रहे हैं। हमारे जो सम्मान प्राप्त जो लोग हैं वो सब के सब, उनमें सब प्रतिभा संपन्न लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये किस तरह से हम काम कर रहे हैं और करने को तो बहुत कुछ है। हाँ, एक संस्था और उससे जुड़े हुए कुछ व्यक्ति। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सम्मेलन की सदस्य संख्या हमको सीमित रखना पड़ती है। एक विचित्र सा नियम बन गया मध्य प्रदेश में और जिसको कि छत्तीसगढ़ में भी वैसा का वैसा लागू कर दिया गया कि किसी भी संस्था की वार्षिक आम सभा में 2/3 सदस्यों का मौजूद होना अनिवार्य है। ये भारत में कहीं किसी संस्था, किसी कारपोरेट, किसी पर लागू नहीं होता। 10% लोग भी अगर होते हैं और 10% भी नहीं है तो आधा घंटा रुक के और आप कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, जितने लोग आए हैं उतने बस उसमें। लेकिन ये नियम, विचित्र नियम है कि 2/3 लोग होना चाहिए। हमने छत्तीसगढ़ सरकार को ज्ञापन दिया, 2-3 बार दे चुके कि भाई इस नियम को सुधारो। हम सब सदस्य नहीं बना पा रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिएगा ये 500 सदस्य बना लें तो 300 लोगों की उपस्थिति हम कैसे सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल। तो 50 सदस्य रहो भाई, 30-35 लोग आ ही जाते हैं। और फिर बाकी हम ये करते हैं कि जो पाठक मंच के सदस्य हैं उनको सबको निमंत्रण भेज देते हैं कि भाई आप लोग आइएगा। हमारी संबद्ध संस्थाएं भी हैं, कॉलेजों को, स्कूलों को, जो हिंदी साहित्य समितियां हैं उनको हम जोड़ते हैं। बाकी जो कहीं ज़िला हिंदी साहित्य समिति वगैरह इस तरह की अलग अलग, या जैसे मुंगेली जो है तो वहाँ पर एक साहित्य समिति है, वहाँ की नदी के नाम पर, क्या तो नाम है नदी का मुंगेली की, आगर साहित्य समिति। तो वो तो इस तरह की, कवर्धा, तो इस तरह की जो संस्थाएं हैं तो वो हमारी संबद्ध संस्थाएं हैं। इनके सदस्यों को हम अपना सदस्य मान लेते हैं। तो वो एक तरह से चोर दरवाज़ा है कि जिससे हम सदस्यता की वो जो शर्त है उपस्थिति की, उससे बच निकलते हैं। लेकिन इन सदस्यों का भी उसी तरह। और मैं एक और बात बता दूं, अगर 1 मिनट का समय हो, बिल्कुल, कि हमारी प्रबंधकारिणी की सभा और हमारी वार्षिक आम सभा ये पूरी तरह से खुली होती। इसमें जहाँ पर भी हो रही है, रायपुर में है तो, दुर्ग में है तो, जगदलपुर में, कांकेर में है तो, कोई भी व्यक्ति उसमें आके और बैठ सकता है ऑब्जर्वर के तौर पे। तो बहुत पारदर्शी तरीके से हम काम कर रहे हैं कि हमारा हिसाब किताब की कहीं और कोई चीज़। और ऐसे 1-2 मौके आए हम शासन से अनुदान लेते हैं, ऐसे 1-2 बार मौके आए कि अनुदान नहीं मिला। शासन की अपनी रीति नीति चलती रहती है, उसको क्या बोलें। जी। तो हमारे सदस्य इतने मतलब सक्रिय हैं और इतने उनकी संलग्नता इतनी अधिक है, वो जो जुड़ाव जो है उनका, कि वो कहते हैं कि ठीक है हम लोग पैसे दे रहे हैं। और ऐसा 2-3 बार हो चुका कि हमारे साथियों ने पैसा दिया और उससे हमने साल भर सम्मेलन चला लिया। ये ऐसा उदाहरण आप कहीं और नहीं देखेंगे जहाँ लोग बोलेंगे कि अरे भाई हमको तो वो कहीं से कुछ होता ही नहीं है, हम क्या करें। अरे भाई क्यों नहीं कर सकते आप। अगर किसी कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक हैं या कहीं भी बैंक में काम कर रहे हैं या सरकारी दफ्तर में कहीं भी काम कर रहे हैं, तो अगर साहित्य के प्रति आपके मन में प्रेम है, बिल्कुल, तो थोड़ा बहुत त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे साथी इसके लिए तैयार रहते हैं। तो आप मैनेजिंग कमेटी और जो बाकी जो आपके जो कमेटियाँ समितियाँ बनती हैं
वो कैसे बनाते हैं? नहीं, प्रबंधकारिणी है हमारी जी। और प्रबंधकारिणी ही नाम चला आ रहा है कि कार्यकारिणी आजकल जिसको सामान्य तौर पे बोलते हैं। हर 3 साल में चुनाव होते हैं और मुझको हर साल वो चुन लेते हैं उनको अध्यक्ष बना देते हाँ, मैं तो हर साल कहता हूँ कि नहीं, और इस साल भी यही हुआ। इस साल चुनाव होना थे तो मैंने अपने जो साथी महामंत्री के तौर पर पिछले 20 साल से जुड़े हुए हैं रवि श्रीवास्तव, हमारे प्रदेश के बहुत ही प्रख्यात लेखक हैं और बहुत बहुत सक्रिय हैं। तो रवि भाई को हमने कहा कि भाई आप अध्यक्ष बनिए, बहुत हो गया। तो नहीं माने, नहीं वो अध्यक्ष तो आप ही रहेंगे। तो मेरा नाम एक बराए नाम अध्यक्ष के रूप में है, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष अब रवि श्रीवास्तव हैं। उनके साथ में 5 हमारे संरक्षक हो गए हैं। उनमें महेंद्र मिश्र जी का नाम मैंने बताया था, जिन्होंने सम्मान राशि, डॉक्टर सत्यभामा आडिल हैं छत्तीसगढ़ी की लेखिका। इस तरह से हमारे 5 मतलब संरक्षक हैं, वेद प्रकाश अग्रवाल, मदन आचार्य और मदन मोहन खंडेलवाल हैं धमतरी के हमारे साथी जो फिर 3 उपाध्यक्ष हैं। फिर उसके बाद में महामंत्री के तौर पर अभी डॉक्टर राकेश तिवारी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कॉलेज दुर्गा महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। वो भी हिंदी के जाने माने समीक्षक हैं, भीष्म साहिनी वगैरह पर बहुत काम किया उन्होंने। और फिर कार्यकारिणी है और उसमें फिर ये होता है कि अच्छा चलो बुला लो, और साथियों को जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ी तो विशेष आमंत्रित में लोगों को बुला लेते हैं। और जो सोशल मीडिया, जो फेसबुक का पेज वगैरह है, उसके संचालन के लिए भी हमने 2-3 साथियों को जिम्मेदारी दे रखी है। आजकल जिसको आपकी भाषा में एडमिन कहते हैं कि भाई आप भी एडमिन हैं, इसको आप लोग चलाते रहिए। तो वो लोग करते रहते हैं, मेरी उसमें दखलंदाजी बहुत कम होती है। तो एक पूरी पारदर्शिता के साथ में और बहुत उदार भाव से और बिल्कुल मन से हमारे साथी लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ कभी कोई किसी बात को लेकर कोई विवाद नहीं होता कि मुझे पद चाहिए, कि मुझे मार्गव्य नहीं मिला है, कि मेरा कविता पाठ नहीं हुआ है। ये हमारे यहाँ ये बात कभी हुई ही नहीं है। 20 साल तो बीत गए हैं जी। तो तन और मन से, तन मन धन तीनों और धन से, हाँ। तीनों से जुड़े हुए हैं और साहित्य की सेवा कर रहे हैं। साहित्य की सेवा कर रहे हैं, साहित्य को जनता के पास ले जाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि साहित्य का मकसद क्या है, जो प्रेमचंद ने कहा था ना, फिर वही बात आती है कि भाई साहित्य जो है वो राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। तो समाज के आगे तो समाज का मार्गदर्शन कौन करेगा? तो पर वो मार्गदर्शन सूक्ष्म रूप में होता है, वो भाषण देकर नहीं होता। आप एक रचना पढ़ते हैं, प्रेमचंद की कहानी नशा आप पढ़ते हैं और आपको मालूम पड़ता है कि मनुष्य जो है, एक व्यक्ति जो है, वो किस तरह से एक्लास होने की कोशिश करता है, अपने से ऊंचे वर्ग में पहुंचने की कोशिश करता है, और फिर सच्चाई आती है तो फिर कैसे वो वापस होश में आता है, या कैसे जो बदल जाते हैं सब समय परिवेश और सब चीज़ें। तो गुल्ली डंडा कहानी जैसे उनकी आप पढ़िए, इन कहानियों की चर्चा कम होती है, इसलिए भी मैं नाम ले दे रहा हूँ ताकि आपके जो दर्शक हैं वो इन कहानियों को पढ़ें प्रेमचंद की। तो पढ़ेंगे। और मैं कहूँगा आपके दर्शकों से कि प्रेमचंद की जो मानसरोवर 8 भाग, बहुत महंगी नहीं है, लेकिन 8 भाग में 300 कहानियाँ हैं, उसको लीजिएगा, खुद पढ़िए और पति पत्नी बच्चे पड़ोसी सबको पढ़वाइए आप जिस तरह से। और हफ्ते का कोई एक दिन तय कर लीजिए। कई जगह पर जैसे कोई और भी आयोजन होते हैं ना, कुछ अच्छा ये पाठ हो रहा है, वो पाठ हो रहा है। अरे भाई हफ्ते में एक दिन इस बात के लिए निकाल लीजिएगा कि आज हम बैठ के प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ेंगे। आधा घंटा इस बात के लिए निकालिए, परिवार के साथ निकालिए। क्योंकि और ख़ास करके मतलब हमारी जो महिलाएं हैं उनमें बहुत प्रतिभा संपन्न हैं, लेकिन उनको आपने साहित्य से दूर रखा है। लेखक जो है खुद चला जाता है गोष्ठी में और पत्नी को घर पर छोड़ देता है, अरे भाई साथ लेके भी तो जाओ कभी। बिल्कुल। तो ये बात आना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर साहित्य पे चर्चा हम पिछले 2 बार से, मतलब अब जो दूसरा एपिसोड आपने देखा दोस्तों, उसमें भी हमने साहित्य की चर्चा की और ख़ासकर छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात हमने की। और हिंदी साहित्य सम्मेलन में जो अलग अलग बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारी जानकारियाँ, नई जानकारियाँ मिली होंगी इस एपिसोड में। और इससे पहले आपने देखा कि प्रलेस जो यानी कि प्रगतिशील लेखक संघ जो है उसके बारे में भी हमने तमाम बातें की और बहुत ही खुलकर ललित जी ने अपने विचार उसमें भी रखे। और ललित जी हमारे साथ
लगातार जुड़े हुए हैं, इनके साथ हमारी चर्चा जो है वो जारी है। और पत्रकारिता का जो इनका एक पूरा का पूरा जो लगभग करीब 60 साल का जो अनुभव है, उस पे बातें तो बहुत सारी होती रही हैं, बाद में भी हम करेंगे। और भी इनके जो पत्रकारिता के साथ साथ इन्होंने देश और विदेश में जो भ्रमण किया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अलग अलग जगहों पे इनके क्या अनुभव रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वो ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे विषय हैं जिस बारे में चर्चा मुख्यतः नहीं होती हैं। और जैसे प्रगतिशील लेखक संघ है, या आज आपने जो प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात सुनी, इसी ढंग से बहुत सारी चीज़ें, बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंटेक के साथ जुड़े हुए हैं ललित जी, आपसो के साथ जुड़े हुए हैं ललित जी, जो विश्व शांति की बात करता है। इसके अलावा कई अलग संगठन, अलग अलग NGO जो इन्होंने बनाए, संगठन के तौर पे इन्होंने जो काम किया है, जिसमें चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे उसमें वो बाल शिक्षा की बात हो, बाल पत्रकारों की बात हो, बहुत अलग अलग ढंग की चीज़ें हैं जो इनसे जानने को, सुनने को अभी आपको अगले हमारे एपिसोड्स में मिलेंगे। तो अभी थोड़ा आपसे विराम चाहेंगे हम कि आपको भी आराम की ज़रूरत है। और दोस्तों, अगले एपिसोड में थोड़ी देर बाद जब हम मिलेंगे तो हम आगे चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट उसी समय बताऊंगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।